Hello friends, welcome back to my channel Moral Education Rekha P. I am here with you third video of English Pedagogy. Lesson 1 Learning and Acquisition, which is about CTET, RTET, MPTET, UPTET, etc. Level 1 and 2 both. This will definitely help you in this exams preparation, which is explained by me very clearly. So let's start the video. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहूँगी। एक नई बीमारी आई है ब्लैक फंगस नाम से, तो इसके थोड़े से सिम्टम मैं आपको बता देती हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि ये बीमारी उन पेशेंट को ज़्यादा हो रही है जो कोरोना से हाल ही में रिकवर हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और जो कोरोना अफेक्टेड हो चुके हैं उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि ब्लाइंडनेस आ जाती है, यानी कि अंधे हो जाते हैं इस बीमारी की वजह से। आई साइट वीक हो जाती है और क्या होता है, नाक के अंदर सूखापन आ जाता है और ब्लीडिंग होती है। और आई साइट यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी चली जाती है। और ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं नाक के आसपास और आँख के आसपास। और आँखों में दर्द होता है और स्वेलिंग होती है, यानी कि सूजन आ जाती है। और आई लेसेस जो है, यानी कि हमारी जो पलकें हैं वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती हैं इस बीमारी की वजह से। और ये स्पेशली किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इन लोगों को तो खासकर इस बीमारी से अवॉइड करना चाहिए। और हमारे जो चिक बोन्स होते हैं उनके अंदर पेन होता है, बहुत दर्द होता है, यानी कि हमारे जो गाल होते हैं उनके अंदर, उनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली हो जाती है, या फिर स्पॉट आ जाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, ब्लैक कलर के या रेड कलर के। और या फिर क्या हो जाता है, आँखों के अंदर रेडनेस आ जाती है, यानी कि लाल हो जाती हैं आँखें। तो इसका सबसे पहले इफेक्ट ये सुनने में आ रहा है कि फेस के ऊपर दिखाई देता है। और इससे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का होता है, काफ़ी तेज़ सर दर्द होता है इसके अंदर। और क्या होता है, हमारे जो टीथ और जो हैं, यानी कि हमारे दांत और हमारे जो जबड़े हैं वो भी इसकी वजह से कभी कभी चले ख़राब हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बीमारी काफ़ी डेंजरस बताई जा रही है। सो इस बीमारी से अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, which is very effective in the preparation of all these exams, which I have already discussed previously. So let's start the video. Let's start question number 1. Rakhi Gupta is the English teacher of class 5. Always tries that her learners should pronounce the word correctly and spell it correctly. Which aspect of vocabulary development she tries to develop in her learners? राखी गुप्ता 5th क्लास की टीचर हैं। वो हमेशा क्या ट्राई करती हैं कि उनके स्टूडेंट्स वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करें, उनका उच्चारण सही से करें, और इसके साथ साथ वो क्या करें, उन्हें अच्छे से करेक्ट भी करें, स्पेलिंग भी उनकी करेक्ट करें। तो इसके लिए वो क्या करेंगी कि ये सब स्टूडेंट्स अच्छे से सीख जाएं। तो फर्स्ट है फोनेटिक, सेकंड है सिमेंटिक, थर्ड है ग्राफिक एंड फोर्थ है फोनेटिक कम ग्राफिक। अब फोनेटिक किसको बोलेंगे, यानी कि उन्हें उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सुनाएंगी, यानी कि उन्हें बार बार वो वर्ड बोल कर बताएंगी कि कैसे इन्हें प्रोनाउंस करना है। सेकंड है सिमेंटिक, थर्ड है ग्राफिक। अब ग्राफिक क्या होता है, लिखकर बताएंगी या उन्हें लिखवाएंगी। तो ये तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया भाई, सुना कर लिखवा कर कैसे बच्चों को हम करेक्ट करवाएंगे, दोनों चीज़ें करवानी है हमें। एंड फोर्थ है फोनेटिक कम ग्राफिक, यानी कि बच्चे सुने भी और उसे लिखे भी, यानी कि बच्चों को सुनाएंगे भी और लिखवाएंगे भी, तो दोनों काम करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है, सिमेंटिक। तो अब ये सिमेंटिक यहाँ पर क्यों होगा और ये सिमेंटिक होता क्या है वो भी जान लेते हैं। अब सबसे पहले बता देते हैं कि सिमेंटिक है क्या। व्हेन ऑल द वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैव अ मीनिंग, देन इट इज नोन एज सिमेंटिक सेंटेंस। अब जितने भी वर्ड्स हमारे होते हैं सेंटेंस के अंदर, उनका अपना एक मीनिंग होता है और वो विदाउट मीनिंग नहीं होते, उनका अपना एक मीनिंग होता है। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक सेंटेंस। यानी कि जब हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, अगर हम उसका अच्छे से मीनिंग बता देंगे तो बच्चे वो चीज़ अच्छे से जल्दी लर्न करेंगे, जल्दी सीखेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो क्या होगा, राम गोज टू स्कूल। अगर सिर्फ हम बच्चों को ये लिखवा दें तो क्या बच्चे सीख पाएंगे, नहीं। अगर बच्चों को हम सिर्फ ये बता दें कि राम गोज टू स्कूल तो भी वो नहीं सीख पाएंगे।
अगर बताएंगे तो वो क्या है, इससे राम गोज टू स्कूल, मतलब उसका पूरा अच्छे से मीनिंग बता देंगे। राम गोज टू स्कूल का मीनिंग क्या होता है कि राम स्कूल जाता है या राम स्कूल को जाता है, तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से और जल्दी सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्री लेवल, यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर राइटिंग का क्या पर्पज है, हमें ये बताना है। यानी कि स्टार्टिंग में बच्चों को राइटिंग क्यों सिखाई जाती है, हम ये भी बोल सकते हैं, किस पर्पज के लिए, यानी किस उद्देश्य के लिए। फर्स्ट है टेकिंग नोट्स, नोट्स देने के लिए। सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, फर्क करने के लिए, अंतर करने के लिए। एंड थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट करने के लिए। एंड फोर्थ है इनिशिएटिंग कन्वर्सेशन, इनकी कन्वर्सेशन को इनिशिएट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। वही यहाँ पे राइटिंग की बात हो रही है तो हम राइटिंग से ही रिलेटेड ऑप्शन ढूंढेंगे। तो राइटिंग से रिलेटेड हमारा ऑप्शन है थर्ड वाला, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, यानी बच्चों को राइटिंग इसलिए सिखाई जाती है कि उनकी मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो। अभी मोटर स्किल्स क्या होती है, मोटर मीन्स होता है ड्राइव करना, इनके हाथों को बच्चे चलाना कब सीखेंगे, जब वो पेन को होल्ड करेंगे, यानी कि लिखना सीखेंगे, तो इससे उनका क्या होगा, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, विच इज लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। अब ये लुक एंड से मेथड क्या है रीडिंग का, इसको हम पिक्चर मेथड भी बोल सकते हैं, इन शॉर्ट पिक्चर मेथड भी इसे बोला जाता है। फर्स्ट है द फोनिक मेथड, सेकंड है अल्फ़ाबेटिक मेथड, थर्ड है द सेंटेंस मेथड एंड फोर्थ है द वर्ड मेथड। अब फोनिक मेथड क्या होगा भाई, इससे हम क्या कराएंगे, यानी कि बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, सुनाएंगे कोई भी चीज़, उससे से रिलेटेड होगा। अल्फ़ाबेटिक मेथड मीन्स अल्फ़ाबेट के थ्रू ही बच्चों को सिखाएंगे। फिर आपका ये थर्ड क्या होगा, सेंटेंस मेथड, यानी कि सेंटेंस मेथड का यूज़ करते हुए ही बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर लुक एंड से मेथड के बारे में बात हो रही है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, द वर्ड मेथड। अब ये वर्ड मेथड क्या है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, द वर्ड मेथड। अब ये क्यों है वो भी देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लुक एंड से, लुक मीन्स होता है देखना और से मीन्स होता है कहना, तो देखकर कहना यानी कि देखकर बोलना, और इसको पिक्चर मेथड भी बोलते हैं। यानी कि इस मेथड में क्या होता है कि बच्चे को क्या दी जाती है, एक पिक्चर दी जाती है, उसको वो देखेगा, अच्छे से पहचानेगा और फिर उसके बारे में बोलेगा कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को कोई कैट की पिक्चर दी जाती है तो हमें वो वर्ड, बच्चे को वर्ड सिखाना है कि बच्चे ये क्या है बोलिए, तो कैट की पिक्चर दिखाएंगे और उसे बोलेंगे कि क्या है, कैट है, तो वो उस पिक्चर को देख के ही क्या बोलेगा, कैट है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम वर्ड मेथड बोलते हैं, यानी कि इस मेथड के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, यानी कि लुक एंड से इसको पिक्चर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नॉन एज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में मीनिंग की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है। फर्स्ट है सिंटैक्स, सेकंड है सिमेंटिक, थर्ड है मोर्फोलॉजी एंड फोर्थ है लिंग्विस्टिक। यानी कि लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो लिंग्विस्टिक्स मीन्स होता है रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब मोर्फोलॉजी क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी कि जब वर्ड्स की स्टडी की जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, मोर्फोलॉजी। ये वर्ड्स की स्टडीज कैसे करते हैं, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वर्ड्स के, जैसे कि प्रीफिक्सेस होते हैं और स्फिक्सेस होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है आपका सिंटैक्स। अभी सिंटैक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सिंटैक्स मीन्स होता है इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। यानी कि अब स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है, तो इन सबको ही अगर हम अरेंज करते हैं करेक्ट जगह पर, करेक्ट प्लेस पर, सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमारा ये क्या बन जाता है, सिंटैक्स बन जाता है। और यहाँ पे क्या है, एवरी वर्ड ऑर्डर में लिखा रहता है, यानी कि विदाउट ऑर्डर नहीं होता है, एक सीक्वेंस में रहता है। ये हमारा क्या था, सिंटैक्स। अब हम बात कर लेते हैं, रिमेनिंग बचता है सिमेंटिक, यानी कि इसी को स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सिमेंटिक।
यानी कि सिमेंटिक में क्या होता है, किसी भी मीनिंग की स्टडी होती है, यानी कि मीनिंग को अच्छे से समझा जाता है या उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इंग्लिश इज ए और एम, इनकी हमारे संविधान के अनुसार इंग्लिश क्या है ये बताना है। फर्स्ट है विंडो लैंग्वेज, सेकंड है लिंक लैंग्वेज, थर्ड है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड फोर्थ है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फर्स्ट वन हमारा क्या बोलता है कि विंडो लैंग्वेज है, भाई ये हमारी विंडो लैंग्वेज नहीं है। सेकंड है लिंक लैंग्वेज, अब इंग्लिश हमारी लिंक लैंग्वेज भी नहीं हो सकती। फिर अब हमारी दो बचती हैं, थर्ड और फोर्थ। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्या है, वो हिंदी है, यानी कि हमारा ज़्यादातर काम कौन सी लैंग्वेज में होता है, हिंदी में होता है। और अब बचता है हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि थर्ड वन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इंग्लिश क्या है, हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी कि हमारे संविधान में हिंदी को सबसे बड़ी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रखा गया है, यानी कि उसके अगर दूसरी लैंग्वेज का स्थान किसको दिया गया है, वो इंग्लिश को ही दिया गया है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज पब्लिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मीन्स विशेषताएं या फिर फीचर्स बताने हैं लैंग्वेज की। फर्स्ट है इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक, सेकंड है इट इज कॉम्प्लेक्स, थर्ड है इट इज आर्बिट्रेरी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, हमारी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है इट इज सिंबॉलिक एंड डायनेमिक। अब फर्स्ट हमारा क्या है, सिंबॉलिक, भी हमारी लैंग्वेज सिंबॉलिक है कि नहीं है, हम इसके अंदर सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर है डायनेमिक। अब ये डायनेमिक क्या होता है, मीन्स डायनेमिक मीन्स होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, मीन्स इसके अंदर परिवर्तन या चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इट इज़ कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, टफ या हार्ड, इसको अगर हम बोले तो जटिल बोलेंगे, यानी कि क्या है, ये हमारी जटिल भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें इंटोनेशंस होते हैं, साउंड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जटिल होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड इट इज़ आर्बिट्रेरी। अब ये आर्बिट्रेरी मीन्स क्या होता है, अब आर्बिट्रेरी मीन्स होता है इंडिपेंडेंट, मीन्स स्वच्छंद यानी कि आज़ाद। अब क्या है ये थर्ड वाले में, यानी कि हमारी लैंग्वेज क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम चीज़ों को लिखते हैं और चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, यानी कि हम कुछ भी लिखेंगे तो उसको चीज़ों के साथ एसोसिएट करने में या होने में इसके अंदर क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये इंडिपेंडेंट है। सो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ द अबव, ये हमारी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Next is question number 7. Learning a new language after puberty leads to blank of a foreign language. First है greater mastery, second है normal acquisition, third है difficulty in acquisition and fourth है loss of mastery. अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। अब ये डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन क्यों होगा, भाई प्यूबर्टी स्टेज में ग्रेट मास्टरी किसी भी उसमें क्या होगी, हमारी लर्निंग में हो सकती है, ठीक है। सेकंड है नॉर्मल एक्विजिशन, नॉर्मल एक्विजिशन भी नहीं हो सकती इस स्टेज पर, तो नॉर्मल एक्विजिशन किसी भी हाल में नहीं हो सकती। और फोर्थ है लॉस ऑफ मास्टरी। अब मास्टरी का लॉस तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, प्यूबर्टी में तो बच्चों को कोई ना कोई मास्टरी आ ही जाती है, यानी किसी भी चीज़ में वो परफेक्ट हो ही जाते हैं। अब हमारा थर्ड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। अभी प्यूबर्टी क्या होता है, क्यों डिफ़िकल्टी होती है एक्विजिशन में, अब ये बता देते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है बच्चे की जिस स्टेज में बच्चा क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज में रहता है। मीन्स अभी लेटर चाइल्डहुड क्या होगा, ये एक ऐसी एज है जो कि 10th या 12th के बीच की एज होती है, यानी कि 10 से 12 साल की उम्र का बच्चा कौन सी एज में आता है, हमारा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है। और इस स्टेज में बच्चे को कोई भी लैंग्वेज अगर हम सिखाएंगे तो वो लैंग्वेज सीखने में उसको डिफ़िकल्टी होनी। एक्विजिशन तो किसी भी
कंडीशन में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक्विजिशन तो बच्चा स्टेज में कर ही नहीं सकता, यानी कि एक्विजिशन की एक स्टेज होती है, वो ये स्टेज नहीं है। वो कौन सी स्टेज होती है, यानी कि बच्चा 10 ईयर से पहले पहले अगर बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो वो कोई भी नई लैंग्वेज ईजिली एक्विजिशन के थ्रू सीख सकता है, यानी कि उसे अगर हम वैसा एनवायरनमेंट देंगे तभी वो नई लैंग्वेज सीख पाता है, यानी कि उसके साथ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, विदाउट एफर्ट सीख सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टांस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग, यानी कि नॉन फॉर्मल लर्निंग का हमें इंस्टांस बताना, मीन्स एग्जाम्पल बताना है। फर्स्ट है चिल्ड्रन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, सेकेंड है चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कोरस्पॉन्डेंस लेसन्स, थर्ड है चिल्ड्रन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एंड फोर्थ वन है चिल्ड्रन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। अब हमें नॉन फॉर्मल लर्निंग का एग्जाम्पल बताना है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चिल्ड्रन लर्निंग थ्रू कोरस्पॉन्डेंस लेसन्स, यानी कि चिल्ड्रन किस चीज़ के थ्रू लर्न करना सीखते हैं, कोरस्पॉन्डेंस लेसन्स के थ्रू ही बच्चे लर्निंग सीखते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज, टीचर्स अपने लर्नर्स को किसी भी न्यू वर्ड्स का मीनिंग डायरेक्टली नहीं देती, रीजन बताना है। फर्स्ट है लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि लर्नर्स पसंद नहीं करते कि उन्हें डायरेक्ट किसी भी न्यू वर्ड का मीनिंग दिया जाए। सेकेंड है लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी कि लर्नर्स पहले से ही मीनिंग जानते हैं। थर्ड है इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, यानी कि ये बच्चों को रोकेगा क्या करने से कि वो डिस्कवर करें, किस चीज़ का डिस्कवर करें, थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, यानी कि जो पजलिंग आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए जो उन्हें क्लूज दिए जा रहे हैं वो उनके थ्रू पता लगा सके, यानी कि इससे ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। और फोर्थ है वोकेबलरी विल नॉट बी एनरिच्ड, और इससे बच्चों की वोकेबलरी नहीं बढ़ेगी, यानी कि एनहांस नहीं होगी। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन, इट प्रिवेंट्स लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 की 4 क्या है, नेगेटिव है, यानी कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट नेगेटिव आंसर चूज करना है, जो कि क्या है, थर्ड वन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10, हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म एलईडी, यानी कि एलईडी से कौन एसोसिएटेड है। फर्स्ट है जीन पियाजे, सेकंड है नोम चॉम्स्की, थर्ड है पावलाव और फोर्थ है वाइगोत्स्की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड, मीन्स नोम चॉम्स्की, यानी कि नोम चॉम्स्की ने ही एलईडी टर्म दिया था, यानी कि इनका लिंक है एलईडी से। अब ये एलईडी क्या होता है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। एलईडी मीन्स होता है लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट किन्होंने क्लियर किया था, नोम चॉम्स्की ने। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11, द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज, फर्स्ट है यानी कि प्रॉपर ऑर्डर बताना है हमें किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। फर्स्ट है राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेकंड है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, थर्ड है स्पीकिंग एंड राइटिंग, और फोर्थ है लिसनिंग एंड राइटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, पहले बच्चा क्या सीखता है, रीडिंग सीखता है, राइटिंग सीखता है, लिसनिंग क्या सीखेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सुनना सीखता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पहले वो सुनेगा फिर वो समझेगा, उसके बाद क्या करेगा, बोलेगा, और उसके बाद क्या करेगा, वो रीड करना सीखेगा, और उसके सबसे आखिरी में बच्चा क्या सीखता है, राइटिंग सीखता है। सो सेकंड क्या है हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इसको अगर हम इन शॉर्ट में बोले तो याद करने का सबसे बेस्ट इसका क्या है, LSRW, मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इम्पोर्टेंट मटेरियल्स ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, टीचिंग रीडिंग की हमें इम्पोर्टेंट मटेरियल्स बतानी है। फर्स्ट है पिक्चर्स एंड गेम्स, सेकंड है ब्लैक बोर्ड एंड फ्लैश कार्ड, थर्ड है एक्शन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
ऑल द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स कैसे भी, पिक्चर्स एंड गेम्स, ये भी टीचिंग रीडिंग, पिक्चर्स या फिर हम गेम्स के थ्रू भी बच्चों को टीचिंग या रीडिंग करा सकते हैं। ब्लैक बोर्ड एंड फ्लैश कार्ड के थ्रू भी करा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनके बिना भी नहीं हो सकती। एक्शंस, यानी कि टीचर कुछ भी चीज़ समझाते हैं या बच्चों को बताते हैं तो एक्शन के थ्रू ही बताते हैं, तो वो भी कंपलसरी है, यानी कि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट टीचिंग मटेरियल हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अल्फ़ाबेटिक मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज। फर्स्ट है स्पेलिंग मेथड, सेकंड है ABC मेथड, थर्ड है बोथ A एंड B एंड फोर्थ है वर्ड मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ A एंड B, यानी कि थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्पेलिंग मेथड और ABC मेथड दोनों ही अल्फ़ाबेटिक मेथड के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। पिक्चर्स आर हेल्पफुल इन हाइटनिंग लर्निंग। फर्स्ट है इंटरेस्ट, सेकंड है क्वालिटी, थर्ड है मटेरियल एंड फोर्थ है स्किल। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? पिक्चर्स लर्निंग को हाइटनिंग करती हैं। कैसे करती है? हाइट पे कैसे ले जाती हैं? पिक्चर्स कैसे हेल्पफुल है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, यानी कि ये क्या क्रिएट करती है? पिक्चर्स इंटरेस्ट क्रिएट करती। कैसे करती हैं? यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम बच्चों को बिना पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाते हैं तो क्या वो अच्छे से पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बोर हो जाएंगे। और अगर हम बच्चों को कोई भी टॉपिक है या कोई भी नई चीज़ बता रहे हैं, अगर पिक्चर्स के थ्रू बताएंगे तो क्या करेंगे? बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। Question number 15. Main cause of the downfall of the standard of English in curriculum. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओवर क्राउडेड इन द क्लासेस, सेकेंड है ड्रास्टिकल कर्टेलमेंट ऑफ द इंग्लिश पीरियड्स, फोर्थ है प्यूपिल्स फ्रॉम नो ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग एंड फोर्थ है ऑल द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या है? हमें डाउनफॉल बताना है इंग्लिश के स्टैंडर्ड का हमारे करिकुलम में। मेन कोज क्या है? यानी कि ये सारे के सारे ही क्या है? मेन कोज है। ओवर क्राउडेड इन द क्लासेस, यानी कि क्लासेस के अंदर क्या है? हमारे यहाँ पे ओवर क्राउडेड, यानी कि हद से ज़्यादा भीड़ है, यानी कि स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की कम होगी तो हम इजीली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड है ड्रेस्टिकल कर्टेलमेंट ऑफ द इंग्लिश पीरियड्स, यानी कि इंग्लिश के पीरियड्स है उनके अंदर भारी क्या की जाती है? कटौती की जाती है, मीन्स बहुत शॉर्ट पीरियड्स होते हैं। थर्ड है प्यूपिल्स फ्रॉम नो ट्रेडिशंस ऑफ लर्निंग, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स क्या है यहाँ के, हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन नहीं है इंग्लिश लर्निंग का, सो इस वजह से क्या है? डाउनफॉल है। और फोर्थ तो हमारे है, यानी कि सारे के सारे रीजन हमारे क्या हैं? करेक्ट हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ, फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है बोथ A एंड B एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, बोथ A एंड B विल बी इट्स करेक्ट आंसर। तो लैंग्वेज क्या है भाई? सोशल इंटरेक्शन है कि नहीं है? है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सोशल इंटरेक्शन किसके थ्रू करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू ही तो करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं? कोई और तो हमारे पास मीडियम है नहीं। तो सोशल इंटरेक्शन के लिए भी हमारी लैंग्वेज क्या है? इम्पोर्टेंट मीन्स है, और कम्युनिकेशन तो इससे हम करते ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ यूजिंग। द आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग क्या है? इस सिस्टम में क्या यूज़ किया जाता है वो बताना, किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं। सेकंड है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि काफ़ी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं। थर्ड है इमेज एंड डायग्राम्स, यानी कि इमेजेस एंड डायग्राम्स, एंड फोर्थ है सिम्बॉल्स। तो आइकॉनिक मीन्स क्या होता है? आइकन मीन्स रिलेटेड टू इमेजेस एंड डायग्राम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन, मीन्स इमेजेस एंड डायग्राम्स। अभी आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग क्या होता है इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो इसके अंदर क्या रहता है भाई, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दिया किसने है। तो जीरोम ब्रूनर थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनके मेथड किन्होंने दिया था, जीरोम ब्रूनर ने। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई ये मेथड किन्होंने दिया है। तो इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है, आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग आता है ये। तो इसके अंदर इन्होंने थ्री मेन स्टेप्स दिए हैं या फिर थ्री मेन मेथड दिए हैं। फर्स्ट है इनएक्टिव, सेकंड है आइकॉनिक एंड थर्ड है सिंबॉलिक। तो फिर इनएक्टिव में क्या होता है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, इन शॉर्ट। लर्निंग थ्रू मूवमेंट और एक्शन, यानी कि इसके अंदर क्या रहता है, यानी कि कुछ भी जो लर्न कराया जाता है वो मूवमेंट या फिर एक्शन के थ्रू ही कराया जाता है। सेकंड है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या होता है, लर्न थ्रू इमेजेस और आइकन्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू ही लर्न कराया जाता है। मीन्स आइकन मीन्स रिलेटेड टू पिक्चर्स या फिर सिम्बॉल्स या फिर इमेजेस। फिर आपका आता है, सॉरी सिम्बॉल्स नहीं आएगा इसके अंदर, आइकॉनिक मीन्स पिक्चर्स और इमेजेस ही आता है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि लुक एट पिक्चर्स, तो आइकन में इसको हम ले सकते हैं। फिर आपका आता है सिम्बॉलिक, थर्ड है। तो सिंबॉलिक में क्या आता है, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, यानी कि इसके अंदर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स का यूज़ करते हुए ही लर्निंग कराते हैं। यानी कि किसी भी यहाँ पे सिंबल का किसी के साथ हम लिंक कर सकते हैं, यानी कि रीड फॉर रिसर्च, यानी कि कोई भी रिसर्च करनी है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, एज अ सिंबल उनको हम यूज़ करते हैं। Question number 18. Which one of the following method is suggested for teaching grammar at primary level? इनमें से कौन सा मेथड सजेस्ट करता है कि हमें प्राइमरी लेवल पर ग्रामर इसी मेथड से टीच करनी चाहिए? फर्स्ट है डिडक्टिव मेथड, सेकंड है टेक्स्ट बुक मेथड, थर्ड है इंडक्टिव मेथड एंड फोर्थ है ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इंडक्टिव मेथड। अब ये इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी इंडक्टिव मेथड क्या होता है, मीन्स अननोन टू नोन, यानी कि अननोन से नोन की तरफ ले जाया जाता है इसके अंदर। या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, या फिर सबसे आसान तरीके से हम इसे ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कोई भी टॉपिक क्लियर करना है ग्रामर का तो उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे उसके बाद रूल्स के ऊपर जाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, इंडक्टिव मेथड है, यानी कि इसी मेथड का आजकल टीचिंग में यूज़ किया जा रहा है। बाकी जो मेथड्स है उनका पहले यूज़ किया जाता था टीचिंग में। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 19. अ साइट वर्ड इज अ वोकेबलरी आइटम। अब ये साइट वर्ड क्या है वोकेबलरी आइटम में, हमें ये बताना है। फर्स्ट है दैट इज टू बी लर्नड बाय हार्ट, यानी कि एक ऐसा वर्ड है जिसको भाई स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर बोल दिया जाता है कि कोई ये आंसर है भाई, इसको आपको लर्न बाय हार्ट करना है, यानी कि अच्छे से लर्न करना है। सेकंड है दैट द रीडर रिकग्नाइजेज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। तो ये क्या है, रीडर इसको क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे सबसे पहले इस वर्ड को, उसके बाद क्या करेंगे, उसका मीनिंग फाइंड करेंगे, मीनिंगफुल मीनिंग फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि फिर उसका बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के उसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एंड थर्ड क्या है, दैट नीड्स प्रॉपर विजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसको क्या ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा विजुअल अंडरस्टैंडिंग की इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और फोर्थ क्या है, दैट हेल्प्स इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑथर्स स्टाइल, यानी कि ये क्या करता है कि भी जो ऑथर्स का जो स्टाइल है उसके ऊपर जज करने में सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड होगा, दैट द रीडर रिकग्नाइजेज एंड फाइंड्स मीनिंगफुल ऑन साइट विदाउट अ कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस। अब ये देख लेते हैं कि हमारा ये साइट वर्ड होता क्या है, यानी कि इतना इजीली समझ आने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब सपोज करो आपको एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया जाता है, तो उसके अंदर कुछ वर्डिंग्स होते हैं, जो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, विदाउट एनी स्ट्रेस, यानी कि विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हम उनको ईजिली समझ लेते हैं, यानी कि हर कोई उनका मतलब आराम से निकाल लेता है, यानी कि हमें उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ता है।
अब ये साइट वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे भी किसी भी पैराग्राफ के अंदर या कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ऑफ, ओ एफ ऑफ, टी एच ई द, आई एस इज, टी ओ टू, ओ एन ऑन, ए आई एन इन, यानी कि इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे ये साइट वर्ड्स होंगे, यानी कि इनको हम देखते ही इनका वर्ड्स जो है, इनका इन वर्ड्स का जो मीनिंग है हम फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये हार्ड नहीं होते और ना ही इनमें कोई डिफ़िकल्टी होती है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20. While reading for comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph. Which one of the following is a homograph? अब हमें ये बताना है कि इनमें से होमोग्राफ कौन से हैं, यानी कि होमोग्राफ के एग्जाम्पल्स बताने हैं इसके अंदर। फर्स्ट है वार्म ऑब्लिक टिपिड, इसका मीन्स होता है बीइंग नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। सेकेंड है मेल यानी कि पोस्ट, और दूसरे मेल का मीन्स क्या होता है जेंडर। थर्ड है लेड, लेड मीन्स क्या होता है मेटल। ऑब्लिक में एक और दिया है लीड, लीड मीन्स क्या होता है गिव डायरेक्शन। फोर्थ है लीड, इसका भी सेम मीनिंग है यानी कि गिव डायरेक्शन। ऑब्लिक डेड, इसका मीन्स क्या होता है मोर्टल। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है थर्ड, यानी कि लेड मीन्स मेटल और लीड मीन्स गिव डायरेक्शन। अब ये तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन पता चल गया, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि होमोग्राफ होते क्या हैं, ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, दोज वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम स्पेलिंग्स होती है, यानी कि ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग क्या होगी सेम होगी इसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया है लीड और लेड, इन दोनों की स्पेलिंग क्या है सेम है, और इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है डिफरेंट है। एक को मैंने क्या बोला है लेड और एक को क्या बोला है लीड, और इनके मीनिंग क्या है दोनों के अलग अलग, यानी कि डिफरेंट इनके मीनिंग होंगे। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं होमोग्राफ्स बोलते हैं। फ्रेंड्स ये थे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर किए हैं। अपनी तरफ से मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है कि ये क्वेश्चन में कोई भी कमी हो और आपको समझ ना आए। अगर फिर भी आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है या मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई कमी लगती है तो आप दिल खोल के कमेंट करिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, चाहे भले ही मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दो। लेकिन मुझे दुख उस समय होता है जब आप मेरी वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना डिसलाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। अब मैं इसका मतलब क्या समझूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, सिर्फ मैं दुखी हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, इतना हार्ड वर्क लगता है कि मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सेलेक्ट करती हूँ, फिर उसको प्रिपेयर करती हूँ और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके सामने लाती हूँ। अब आप सोचिए कि इतना सा काम दिखता तो बहुत थोड़ा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब आप खुद सोच के देख सकते हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप हर कोई ये उम्मीद करता है कि उसके काम की तारीफ हो, अप्रिसिएट हो, प्रशंसा हो, उसके वीडियो पे लाइक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लाइक के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये सोच के मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हूँ और यही रीज़न है कि मैं बहुत देर से वीडियो डालती हूँ। फिर मुझे यही लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे स्टूडेंट्स का भला हो या मेरे फ्रेंड्स का भला हो, मैं यही सोचकर वीडियो अपलोड कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स मुझे डिसअपॉइंट ना करें, सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी, और मेरी मेहनत को अप्रिसिएट ज़रूर करें, लाइक करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और डिसलाइक करें तो उसका रीज़न ज़रूर देना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। और काफ़ी समय से मैं ये देख रही हूँ कि मेरे कुछ जो व्यूवर्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पहले लाइक कर देते हैं वीडियो को, उसके बाद उस लाइक को वापस ले लेते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। पहले तो वीडियो आपको अच्छी लगी, बाद में इसका मतलब वो ख़राब हो गई। सो फ्रेंड्स ऐसा ना करें, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, दुख होता है। सो फ्रेंड्स ये तो मैंने अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर की। अगर आपको किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and don't forget appreciate my hard work with share, like and subscribe as much as you can, and tells your friends also, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में कि भाई ये वीडियो है और आप ज़रूर देखो, जिससे कि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी अपलोडेड soon. So till then, tata bye bye, take care of yourself and your family members. Wait for the next video. Stay with me and keep watching.
and stay healthy.